महामंत्री जी, आप पता लगाइए कि हमारे राज्य की जनता इतनी दुखी क्यों है। गुस्ताखी माफ हो महाराज, लेकिन जिस राज्य का राजा आलसी एवं कामचोर हो जाता है उसी राज्य में ऐसा होता है। महामंत्री, ये कैसी गुस्ताखी है। क्षमा करें महाराज, ऐसा मैं नहीं, राज्य की जनता कह रही है। क्या हमारे राज्य में ईमानदार लोगों की कमी आ गई है? क्या हमारे राज्य में लोगों को एक दूसरे पर भरोसा नहीं है? महाराज, मुझे भी ऐसा ही लगता है। कुछ तो बात है जिसके कारण राज्य में ईमानदार लोगों की कमी आ गई है। ठीक है महामंत्री, हम इसका पता लगाएंगे। नगर के वासियों को सूचित कर दिया जाए। आज रात नगर के बीचों बीच रखे घड़े में सभी लोग अपने घरों से एक गिलास दूध लाकर घड़े को भरेंगे। आज्ञा का पालन हो। इस प्रकार नगर के बीचों बीच चौराहे पर एक बहुत बड़ा घड़ा रखवा दिया गया और राजा का आदेश सभी नगरवासियों को सुनाया गया। आदेश के अनुसार जब रात हुई तो सभी नगरवासी अपने अपने घरों से गिलास में दूध लेकर घड़े में डालने लगे। ठहरो, कहाँ जा रहे हो? तुमने राजा का फरमान नहीं सुना था क्या? आज रात हम सभी नगरवासियों को नगर के बीचों बीच रखे घड़े में एक गिलास दूध डालना है। तो मैंने कब कहा कि मत जाओ, लेकिन तुम ये दूध क्यों बर्बाद कर रहे हो? इसे हमारे बच्चे पियेंगे। अरे क्या कह रही हो? राजा हमें सजा दे देंगे। ओहो, मैं रोज तुम्हारे दूध में पानी मिलाकर देती हूँ। क्या तुमको पता चलता है? क्या मतलब? मतलब ये कि सारे नगर वाले तो दूध डालेंगे ही। तुम एक गिलास पानी डाल दोगे तो किसे पता चलेगा कि इसमें पानी तुमने ही डाला है? बात तो तुम्हारी भी सही है। चलो मैं भी एक गिलास पानी ही डाल देता हूँ। इस तरह सभी नगरवासी घड़ा भरकर सो गए। अगले दिन सुबह उस घड़े को राजमहल में लाया गया। महामंत्री, आप देखिए कि घड़े में कितना दूध है। महाराज, इसमें तो केवल पानी ही पानी है। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? जी महाराज, आप खुद ही आकर देख लीजिए। लेकिन महामंत्री, ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि सबकी आत्मा दूषित हो चुकी है महाराज। सबने इसमें यह सोचकर पानी डाल दिया कि बाकी सभी लोग तो दूध डालेंगे ही, उनके पानी डालने का किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, और इसीलिए घड़े में केवल पानी ही पानी भर गया है महाराज। तब तो सिर्फ एक ही चीज है जो हमारे राज्य को बचा सकती है। वह कौन सी चीज है महाराज? चीन का चिराग। वो बहुत सुंदर होता है। हमें चीन का चिराग देखना है महामंत्री। लेकिन उससे क्या होगा महाराज? और यहाँ चीन का चिराग लाएगा कौन? हम कुछ नहीं सुनना चाहते। हमें बस चीन का चिराग देखना है। कहते हैं उसे देखने मात्र से ही राज्य में शांति और खुशहाली आती है। महामंत्री ये सब सुनकर हैरान हो गए। शाम को जब वो अपने घर गए तो उन्हें परेशान देखकर उनकी बेटी ने उनसे पूछा, क्या बात है पिताजी, आप बहुत परेशान लग रहे हैं? कुछ नहीं बेटी, बस हमारे राजा आजकल अजीब सी हरकतें करते रहते हैं। आज उन्होंने मुझे चीन का चिराग लाने को कहा है। अब तुम ही बताओ, कहाँ से लाऊं मैं चीन का चिराग? बस इतनी सी बात। अब आप आराम कीजिए, मैं चीन का चिराग लेने जा रही हूँ। बेटी, लेकिन तुम कहाँ जाओगी? मैं वापस आकर आपको बताऊंगी। इसके बाद वो सज संवर कर महल की ओर चल देती है। जब वो महल के दरवाजे के पास पहुंचती है तो सिपाही उससे पूछता है, ए लड़की, कहाँ जा रही हो? मैं महाराज से मिलना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे इनाम देने के लिए बुलाया है। लेकिन मैं तुमको अंदर तभी जाने दूंगा जब तुम मुझे भी आधा हिस्सा दोगी। ठीक है, 2 दिन बाद तुम काली पहाड़ी पर मेरे घर ठीक आधी रात को आ जाना। ठीक है, तुम अंदर जा सकती हो। अंदर जाने पर उसे सेनापति मिलता है। वो भी उसे अंदर जाने से मना कर देता है। अंदर भेजने के लिए सेनापति भी उससे इनाम में से आधा हिस्सा मांगता है और लड़की उसे भी 2 दिन बाद उसी काली पहाड़ी पर आने को कहती है।
इसके बाद लड़की फिर से आगे बढ़ती है, लेकिन थोड़ा दूर और आगे जाने पर उसे राजगुरु मिलते हैं और वो भी उसे राजा से मिलने से रोकते हैं और उसके सामने वही शर्त रखते हैं जो सिपाही और सेनापति ने रखी थी। लड़की ने राजगुरु को भी 2 दिन बाद रात को उसी काली पहाड़ी पर आने को कहा और इसके बाद वो किसी तरह महाराज के पास पहुंच ही गई। महाराज की जय हो। तुम कौन हो कन्या और क्या चाहती हो? महाराज, मेरा नाम चंपा है। मेरे पिताजी मेरी मर्जी के खिलाफ मेरी शादी करवाना चाहते हैं। चंपा, अपने नाम की तरह तुम भी बहुत खूबसूरत हो। मैं तुम्हारे साथ ये अन्याय नहीं होने दूंगा। क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। ठीक है महाराज, क्या आप 2 दिन बाद ठीक आधी रात को मेरे घर आ सकते हैं? इस प्रश्न का जवाब आपको वही मिलेगा। कहाँ पर आना होगा? जी, काली पहाड़ी पर ठीक आधी रात को। ठीक है, मैं जरूर आऊंगा। इसके बाद लड़की घर वापस आकर पूरी बात अपने पिता को बताती है और समझाती है कि आगे क्या करना है। उधर राजा बेसब्री से उस दिन का इंतजार कर रहे थे। 2 दिन बीत गए और योजना के अनुसार आधी रात को काली पहाड़ी पर चंपा एक बूढ़ी औरत के भेष में उन तीनों का इंतजार कर रही थी। तभी सैनिक आता है और दरवाजा खटखटाता है। कौन? अरे मैं हूँ द्वारपाल। अंदर आ जाओ, दरवाजा खुला है और दरवाजा बंद कर देना, नहीं तो कोई जानवर आ जाएगा। आपकी बेटी ने मुझे यहाँ बुलाया है मेरा हिस्सा देने के लिए। कहाँ है वो? वो तो बाहर गई है, आती ही होगी। तभी सेनापति भी बाहर आ जाता है और दरवाजा खटखटाता है। कौन है? मैं सेनापति हूँ। रुको, मैं अभी आती हूँ। माँ जी, मुझे कहीं छुपा लीजिए। लगता है सेनापति मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आ गए। मुझे बचा लीजिए माँ जी। तुम्हारे कपड़े अंधेरे में भी चमक रहे हैं। इन्हें जल्द से उतार कर यहाँ रख दो और ये दीपक अपने सिर पर रखकर एक कोने में खड़े हो जाओ। ध्यान रहे, दीपक हिलना नहीं चाहिए। सिपाही कपड़ा उतारने के बाद सिर पर दिया रखकर एक कोने में खड़ा हो जाता है। अरे दरवाजा तो खोलो। आती हूँ। इस बुढ़ापे में अब कहाँ चला जाता है? वो लड़की कहाँ है? उसने मुझे मेरा हिस्सा देने के लिए बुलाया है। आती ही होगी, कहीं बाहर गई है। कौन है? मैं राजगुरु हूँ। क्या राजगुरु? माँ जी, मुझे बचा लीजिए। राजगुरु मुझे पहचान ना पाए। तुम्हारे कपड़े चमकीले हैं, इन्हें जल्दी से उतार कर यहाँ रख दो और यह दीपक अपने सिर के ऊपर पकड़कर झोपड़ी के उस कोने में खड़े हो जाओ। सेनापति भी कपड़े बूढ़ी औरत के पास रखकर झोपड़ी के दूसरे कोने में खड़ा हो जाता है। इसके बाद चंपा दरवाजा खोलती है। मैं राजगुरु हूँ, मुझे आपकी बेटी ने बुलाया है। अच्छा, बैठ जाइए, वो आती ही होगी। कौन है? मैं यहाँ का राजा हूँ, दरवाजा खोलिए। माँ जी, मुझे कहीं छुपा लीजिए, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। ठीक है, यह दीपक लो और अपने सिर के ऊपर पकड़कर उस कोने में खड़े हो जाओ। दिया हिलना नहीं चाहिए। दीजिए माँ जी। पहले अपने कपड़े उतार कर यहाँ रखो, सब अंधेरे में भी चमक रहे हैं। इसके बाद राजगुरु भी कपड़े उतारकर दीपक सर पर पकड़कर एक कोने में खड़े हो गए। यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? गरीब के घर में हमेशा अंधेरा ही रहता है बेटा। वो सुंदर कन्या कहाँ है जिसने हमें बुलाया है? उसने आपको यहाँ क्यों बुलाया है? वो कन्या हमें पसंद है, हम उससे विवाह करना चाहते हैं। क्या आपने ये बात अपनी पत्नी को बताई है? नहीं। यह तो धोखा है। तुम चुप रहो। और ये कोने में कैसा चिराग है? यह चीन का चिराग है। चीन का चिराग?
जरा पास जाकर देखता हूँ। अब कौन है? मैं महामंत्री हूँ, महारानी साथ आई हैं। आप हमें बचा लीजिए, मैं आपको ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। ये लीजिए मेरे सारे आभूषण। पहले आप अपने सारे वस्त्र उतारिए, सब चमक रहे हैं। और यह चीन का चिराग लेकर उस कोने में चुपचाप अपने सिर पर रखकर खड़े हो जाइए। मैं महारानी को वापस भेजकर आती हूँ। ठीक है, जल्दी कीजिए। इतना कहकर राजा वस्त्र उतारकर अपने सिर पर दिया पकड़कर झोपड़ी के चौथे कोने में खड़े हो गए और वो बूढ़ी औरत वहां से सारे वस्त्र लेकर झोपड़ी के बाहर आ जाती है। चलिए पिताजी। तुमने यह कैसा भेष बना रखा है और यहाँ क्या कर रही हो? पिताजी, यहाँ अंदर महाराज, उनके सेनापति और राजगुरु भी हैं। क्या? यह क्या बोल रही हो? आप यहाँ से जल्दी चलिए, नहीं तो चीन का चिराग बुझ जाएगा और सभी लोग बाहर आ जाएंगे। कैसा चीन का चिराग? चंपा ने सारी बात अपने पिता को बताई और उन चारों के वस्त्र उन्हें देते हुए समझाया कि कल उन्हें राज दरबार में जाकर क्या करना है। उधर झोपड़ी में राजा और बाकी सभी एक दूसरे को बिना वस्त्र के देखकर बहुत लज्जित होते हैं और किसी तरह रात के अंधेरे में छिपकर राजमहल वापस आते हैं। अगले दिन, महामंत्री, आप 2 दिनों से कहाँ चले गए थे? महाराज, आपने चीन का चिराग लाने को कहा था ना, मैं वही लेने गया था। मैंने इसे बहुत दूर दूर तक जाकर ढूंढा, लेकिन यह तो मुझे यहाँ काली पहाड़ी पर ही मिल गया। आप कहें तो मैं आप सबके सामने चीन का चिराग प्रस्तुत करूं? राजा बहुत शर्मिंदा थे। उन्हें पता चल गया कि महामंत्री सब कुछ जान गए हैं। नहीं नहीं महामंत्री जी, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आपने सही कहा था, जब राज्य का राजा ही सही नहीं होगा तो प्रजा कैसे ठीक से रह सकती है। मैं आज आप सभी के सामने अपनी गलती के लिए शर्मिंदा हूँ और आप सबसे क्षमा मांगता हूँ। आज से किसी के साथ कोई